संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का 2-3-4 दिन बाद एग्जाम है। मैं समझ रहा हूं कि कुछ लोगों के अंदर कुछ प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, ये आपका जो यूपीएससी एग्ज़ाम है, इसमें एक चीज़ आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। वो ये समझना है कि इस एग्ज़ाम में मेरे अनुसार सिलेबस की अगर बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई नहीं की है, तो एग्ज़ाम में कूदना एक बेवकूफ़ी होता है। कुछ लोग होते हैं जो बार-बार फुदुकते रहते हैं, तो उनका अस्तित्व नहीं रहता है। वैसे इस एग्ज़ाम में उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। कुछ मेरा अपना अनुभव है, बाकी और जो एक्सपर्ट हैं उनका भी कहना रहता है। ये एग्ज़ाम एक बैलेंस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें अनबैलेंस हुए कि यह बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है आपको निकालने में, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप स्वयं विचार करिए कि क्या मेरा सिलेबस पूरा ख़त्म हुआ है? क्या मैंने ऑप्शनल पेपर जो है, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, क्या मैंने उसको पढ़ लिया है? तब जाकर इस एग्ज़ाम में कूदना। अन्यथा जब कूदो तो निकालने के लिए कूदो। ये नहीं है कि एक बार मैं इस एग्ज़ाम को चेक करना चाहता हूँ कि इसकी ताकत कितनी है, तो ये याद रखो ताकत बहुत है। इसके ताकत को मत मापना, अपने आप को पहचानने की कोशिश ज़रूर करना। बाकी आपकी स्व इच्छा, आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठिए। मैं कहूँगा बिल्कुल जीत कर भी आइए। जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके आप दीजिए पेपर, क्योंकि महाभारत के कृष्ण भगवान जी का उस उपदेश को भी याद करिए, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। फल आपको आपके कर्म के अनुसार आपको मिल जाएगा। और जब हम जीतने का निश्चय ही कर लिए हैं कि नहीं हम जीतेंगे, तो आप ज़रूर जीतेंगे। और हिंदी माध्यम वाले, अब आप फर्स्ट रैंक के लिए तैयारी करिए कि फर्स्ट रैंकर बनना है, किसी लिस्ट के कोने में नहीं शामिल होना है। तो तैयारी करिए, मिलेगा। चलिए, फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों को आगे का एमसीक्यू कराते हैं। ठीक है, थोड़ा अब आगे का एमसीक्यू करा देते हैं आपको, ताकि आप लोगों की अच्छे तरीके से सारे चीज़ों की जानकारी हो जाए। ठीक है, 1 मिनट बस, चीज़ें सही हो जाए तो आप लोगों का एमसीक्यू जो है आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और आगे की एमसीक्यू की प्रक्रियाएं बस आप लोगों के बीच में आ रही है। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों का फंडामेंटल राइट्स का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। और आपके बीच में फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि मौलिक अधिकार क्या है। ये 4 विकल्प है, तो ये एक वाद योग्य है कि नहीं, क्या यह अवाद योग्य है, क्या यह लचीला है, क्या यह कठोर है। पहले प्रश्न का आप लोग जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। समय आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, जानते रहेंगे, जवाब देंगे। मैं पहले से बता दिया हूं कि देखन में लगे छोटे, घाव करे गंभीर। जो देखने में छोटे लगते हैं, जब आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है और ऐसे इजी प्रश्न आप गलत करके आते हैं,
शुरुआत में कहेंगे कि यूपीएससी बड़ा सरल प्रश्न पूछता है, लेकिन जब प्रश्न आते हैं, चेक करते हैं ना, तो पता चलता है कि यूपीएससी तो बहुत स्मार्ट है, बहुत चालाक है। तो मौलिक अधिकार आपका वाद योग्य है, ये याद रखना। अब जल्दी से आप कमेंट कर दो कि नीत निर्देशक तत्व के संबंध में आपका क्या राय है। नीत निर्देशक तत्व वाद योग्य है कि अवाद योग्य? नीत निर्देशक तत्व के संबंध में अब आप जवाब दे दो, क्या यह वाद योग्य है कि अवाद योग्य? अब ये आपका कार्य है, थोड़ा सा आप कार्य कर लो इसी में। डीपीएसपी के संदर्भ में आप बता दो। तो पहले प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपके बीच में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? अर्थात कि जो आर्टिकल 25 है, आपको पता चल चुका है आर्टिकल 25 से 28 तक क्या दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इस आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को कि जैनों की, पारसियों को सिखों को? जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए। दूसरा प्रश्न आपके बीच में है, इसमें प्रश्न का स्तर आपका बहुत लेवल हाई है। ठीक है, इसमें प्रश्न का जवाब आप अच्छे तरीके से दीजिए। दूसरा प्रश्न, समय कम है, जल्दी से जवाब दीजिए। सभी लोग जो उपस्थित है वो जवाब दें। दूसरा प्रश्न आपके बीच में है, जवाब दीजिए। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो यह बौद्ध को नहीं करता है कि जैनों को नहीं करता है कि पारसियों को नहीं करता है कि सिखों को नहीं करता है? अब आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों, आपका यह जो आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द है, यह जो है आपका पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो आपका दूसरे का सी जवाब बिल्कुल सही है। आपके बीच में तीसरा प्रश्न है कि जो आपका भारत का संविधान है, उसमें कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? युवाएं, जो युवा और युवती होते हैं, वह उनको जब प्रेम हो जाता है तो वो चाहते हैं कि शादी के बंधन में बंधे। तो ऐसे कई समस्याएं भी हमारे समाज में देखने को मिले। राजस्थान में आपके कई प्रकार के ऐसे कृत्य देखने को मिले कि जैसे युवा एंड युवती हैं, वो शादी करने के लिए आगे बढ़े। मान लीजिए कि अलग अलग जात के हैं, तो ऑनर किलिंग देखने को मिला, उनको मार दिया जाता था। तो आपका संविधान सभी को संरक्षण देता है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यह अनुच्छेद 19 है कि अनुच्छेद 21 है कि अनुच्छेद 25 है कि अनुच्छेद 29? भाई आप लोग चाहेंगे ना कि हम जिससे प्रेम करे विवाह हो जाए। मान लीजिए कि कोई उसमें रुकावट पैदा करे, तो आप चले जाना आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। जवाब दीजिए। इस प्रश्न का तो जवाब देना चाहिए आप लोगों को। आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, प्रेम प्रसंग से आप लोगों का बहुत गहरा नाता होगा, जुड़ाव होगा। तो सभी लोग जवाब दीजिए। क्या यह आर्टिकल 19 है कि आर्टिकल 21 है कि आर्टिकल 25 है कि आर्टिकल 29? तीसरा प्रश्न आपके बीच में है, दीजिए जवाब। अच्छे प्रश्न का जवाब आप लोग दिया करिए।
चलिए, तो आपका तीसरे प्रश्न का सही जवाब है बी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है वह आपको देता है कि आप अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने और उनके अधिकारों का संरक्षण भी। भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्न में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई? जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए क्रीमी लेयर पर, ये एक केस स्टडी है पूरे। अब आपको इनमें से चुनाव करना है कि किन केस स्टडी का चुनाव संबंध भारत के सुप्रीम कोर्ट में निम्न में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दों पर चर्चा की गई? के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, इंदिरा साहिनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ की, मधुलिमे बनाम वेदमूर्ति की, सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए चौथे प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। सभी लोग चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। चौथा प्रश्न आपके बीच में है, दीजिए जवाब। तो चलिए, ये एक केस स्टडी है आपका इंदिरा साहिनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, और इसमें पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। तो चौथे का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चौथे का कौन सा जवाब सही है? बी। आइए आगे चलते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है कि बताइए आप कि निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसमें आपको केस स्टडी फिर से दिया गया है। आपको बताना है कि किस एक में यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है। पांचवा प्रश्न आपके बीच में है, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। पांचवा प्रश्न का जवाब दीजिए, टाइम कम है, जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए। पांचवा प्रश्न आपके मध्य है, आप लोग जवाब दीजिए कि केशवानंद बनाम स्टेट ऑफ केरल, की गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, की चंपकम दोईराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास, की मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत सरकार। पांचवा प्रश्न आपके बीच में है, जवाब दीजिए। तो पांचवें प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है। छठवां प्रश्न आपके बीच में है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। क्या यह सही है? जो आर्टिकल 15 है वह आपके भारत के नागरिकों तथा विदेशों दोनों को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या केवल 1 है, कि केवल 2 और 3 है, कि केवल 3 है, कि 1, 2 और 3 है? छठवां प्रश्न आपके बीच में है, दीजिए जवाब। छठवां प्रश्न का दीजिए जवाब, सभी लोग दीजिए जवाब। छठवां प्रश्न आपके बीच में है, अच्छा प्रश्न है, दीजिए जवाब। सभी लोग दीजिए जवाब। छठवां प्रश्न आपके मध्य है, अच्छे प्रश्न है, दीजिए जवाब।
छठवें का जवाब क्या होगा? चलिए दीजिए जवाब। तो छठवें प्रश्न का आपका सही जवाब है, तो यह तो बिल्कुल गलत है। पहला, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जो है किसे प्राप्त है? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल गलत जवाब है। दूसरा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। बिल्कुल सही। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। बिल्कुल सही। तो 2 और 3, छठवें का कौन सा जवाब सही है? बी ऑप्शन। जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल बेस्ट, छठवें का बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अब आपके पास बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण के लाभ निम्न में से किससे प्राप्त हो सकते हैं? भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, कि चौथा भी है यहाँ पे भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, कि 1 2 3, कि 1 और 3, कि केवल 4। तो 7वां प्रश्न आपके बीच में है, आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, चलिए दीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्न में से किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? पहला, भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, कि चौथा भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। केवल 1 और 2, कि 1 2 3, कि केवल 1 और 3, कि केवल 4। 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, 7वें का क्या होगा? तो 7वें का आपका भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को बिल्कुल सही है, और आपका ये विदेशों में रहने वाले गलत है, और आपका भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को प्राप्त है। ठीक है, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। तो 1 और 3, इसमें 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3, तो ये जवाब सही है, सी। 8वां, भारत संविधान के उपबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए है, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं और प्रशासन संचालन कर सकते हैं। बी है, अनुच्छेद 30 के अधीन केवल भाषाई, जनजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। सी है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों लिए संस्थाओं की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने का बेरोक अधिकार है। किसी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित कोई शिक्षा संस्था सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर अपना अल्पसंख्यक दर्जा खो देती है। 8वां प्रश्न आपके बीच में, दीजिए जवाब। ठीक प्रश्न है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, दीजिए जवाब। 8वें प्रश्न का दीजिए जवाब अच्छे से। आपके सम्मुख 8वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, दीजिए प्रश्न जवाब। 8वें का क्या जवाब हो सकता है? थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन दीजिए जवाब अच्छे से। बहुत तेजी से हम कराना चाह रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दें, ताकि 35-40 मिनट में चीजें खत्म कर दें। ठीक है, चलिए दीजिए जवाब।
चलिए, तो 8वें का आपका ए ऑप्शन सही है। जिन लोगों ने लगाया, बिल्कुल, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं प्रशासन संचालन कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम लोकस स्टैंडाई रूल को किस वाद के द्वारा उदार बनाया गया? आपके सामने 4 केस स्टडी है, इन केस स्टडी के माध्यम से चुनाव करिए। 9वें का, न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम लोकस स्टैंडाई रूल को किस वाद के द्वारा उदार बनाया गया? एसआर मुंबई बनाम भारत संघ की, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ की, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 9वें प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। 9वां प्रश्न आपके बीच में है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से जवाब दे दीजिए, ज्यादा टाइम न ले और जल्दी से जवाब दीजिए। 9वें प्रश्न का जवाब क्या होगा? जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, समय कम है। नौवें प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? तो आपका एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम को आपका एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ द्वारा क्या किया गया था? उदार बनाया गया। चलिए अब आपके बीच में 10वां प्रश्न आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कौन जवाब दे पाने की स्थिति में है। ठीक है, तो 9वां का आपका क्या था? सी। ठीक है, अब 10वां प्रश्न आपके बीच में है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्न में से किनका उपबंध किया गया? बच्चों का आसपास के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिकार, कि शिक्षकों के 10 वार्षिक जनगणना राज्य विधानमंडलों जैसे स्थानीय प्राधिकरण और संसद के निर्वाचनों तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए परिनियोजन पर प्रतिबंध। तीसरा है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार। चौथा, किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधियों में सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसमें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, 1 2 4 कि 1 3 कि केवल 2 4 कि केवल 1 और 2। चलिए 10वें प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। 10वां प्रश्न आपके बीच में अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 10वें प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए 10वें प्रश्न का। जल्दी से जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए। 10वां प्रश्न, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्न में से किनका उपबंध किया गया है? तो बच्चों का आसपास के विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सही है। शिक्षकों के 10 वार्षिक जनगणना राज्य विधानमंडलों जैसे स्थानीय प्राधिकरण और संसद के निर्वाचनों के तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए परियोजन पर प्रतिबंध सही है। अल्पसंख्यकों का शिक्षा, ये गलत है। तीसरा तो आपका 1 और 2, चौथा भी गलत। 1 और 2 सही जवाब डी, 10वें का डी। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकार से संबंध नहीं रखता है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से क्या नहीं रखता है? संबंध नहीं रखता है। 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या संबंध रखता है कि नहीं? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध क्या संबंध रखता है कि नहीं?
लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध क्या संबंध रखता है कि नहीं। दुर्बल वर्ग के लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन क्या संबंध रखता है कि नहीं मूल अधिकार से। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 11वां प्रश्न आपके बीच में, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए, 11 प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। हमने आपसे कहा है कि नहीं जब भी रहे तुरंत अंडरलाइन कर लिया करिए, नहीं, क्योंकि आप विचलित हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बिल्कुल संबंध रखता है। यह फंडामेंटल राइट से संबंध रखता है। मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध ये भी संबंध रखता है फंडामेंटल राइट से। प्रश्न क्या पूछा गया है, मूल अधिकार से संबंध नहीं रखता है। तो लोग स्वास्थ्य और की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध ये नहीं रखता है, तो ये सही है। आपका दुर्बल वर्गों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन ये भी नहीं रखता है। 3 और 4, डी ऑप्शन सही है। 11वां का डी, ठीक है, जिन लोगों ने लगाया सही है। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, अस्पृश्यता का अंत। जल्दी बताएं आप लोग। 12वां प्रश्न आपके बीच में है। प्रश्न सही है और सरल भी है। कौन कौन संबंधित है 14 से 18 में? 4 दिए गए हैं, देखिए कौन कौन 14 से 18 में है। थोड़ा समय ले लीजिए, कर लीजिए। 12वां प्रश्न आपके बीच में है। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? जल्दी से जल्दी बोलिए। 12वां, सभी लोग कमेंट करिए। 12वां, सभी लोग कमेंट करिए। 12वां प्रश्न आपके बीच में है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। तो 12वें प्रश्न को आपका धर्म, मूल वंश ये तो है, लोक नियोजन ये भी है, ये आपका नहीं है। तीसरा, अस्पृश्यता का अंत भी है। आर्टिकल 17, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता आर्टिकल 16, और धर्म, मूल वंश, जाति आर्टिकल 15। तो ये सब है। तो आपका 1, 2, 4 12वें का सी जवाब सही है। 13, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन है, बताना है कौन सा सही है। किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्य के लिए आरक्षित हो सकते हैं। सही है। राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है आरक्षित कर सकेगा। क्या सही है? तीसरा, कोई नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन किसी पद, चलिए बताइए। चलिए 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तीसरा इसमें हटा लीजिए, थोड़ा अपूर्ण है, तो चलिए हम तीसरा हटा दे रहे हैं और विकल्प को अलग बना दे रहे हैं। ठीक है, तो केवल 1 और 2, कि केवल 1, कि केवल 2, कि केवल 3।
एक और दो, कि केवल दो, कि केवल एक, कि डी बना दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। चलिए अब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए, चलिए जवाब दीजिए, कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों सही है, कि केवल दो, कि एक दो तीन, केवल एक, कि इनमें से कोई नहीं? 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसमें से दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा ये बड़ा प्रश्न है, रुकिए आपके लिए ये प्रश्न जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किनके वाद में स्पष्ट किया गया था? ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, कि आई गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम गणतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति पश्चिम बंगाल, की शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ। 15वें प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। 15वां प्रश्न अब आपके बीच में, दीजिए जवाब। 15वें प्रश्न का क्या उत्तर सही हो सकता है? जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। 15वां, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए 30 सेकंड का टाइम और है, हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए। ठीक है, तो आपका 15वें का ऑप्शन सही है। तो 15वें का आपका ऑप्शन सही है, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो 15वें का बी ऑप्शन सही है, जिसमें भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जाता। याद रखिए। बाकी अब आप लोगों का और भी क्लासेस एमसीक्यू हो जाएंगे, बाकी आप लोग मेहनत करिए, डट कर मुकाबला करिए, जीतेंगे आप ही, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।